हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके सहयोगी हैं या आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप लोग शेयर करिए। आप सभी लोगों का हमें इंतज़ार है और मुझे लगता है कि मेरे सारे छात्र लगातार शेयर करना प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी से शेयर करना प्रारंभ कर दिए हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए जो लोग नए हैं, और वे क्या करें, चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और दूसरों को भी वे लोग शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आइए बात करते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग इत्मीनान से दीजिएगा और धैर्य बनाकर दीजिएगा। आपका पहला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख व्यवस्था है, वो कौन सी व्यवस्था है? पहला ऑप्शन कहता है अधिगम की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन कहता है अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन कहता है यथार्थवादी दृष्टिकोण और तीसरा ऑप्शन कहता है कि उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। आप सभी लोगों का आंसर का हमें इंतज़ार है। जल्दी से आप लोग साझा करिए मेरे प्रिय साथियों। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतज़ार है। जल्दी से आंसर करते चलिए। कुछ छात्रों ने आंसर इसका कर दिया है, कुछ छात्र सोच रहे हैं कौन से विकल्प को मैं अपनाऊं। मैंने आपसे कहा है कि सीटेट और यूपीटेट में, सीटेट में क्या है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाकर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट है कि बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था की एक प्रमुख व्यवस्था ये है, विशेषता ये है कि अधिगम की तीव्रता। यहाँ पर बच्चा जो होता है जल्दी से सारा कुछ सीखने का प्रयास करता है। अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो स्थिर विकास की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखता है या मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि आखिर अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है, तो आइए समझते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसका भी जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। आपके जवाब का हमें इंतजार है। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर, देखिए क्लास है, क्लास के अंदर क्या होता है, बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में कह रहा है कक्षा का सामाजिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा का आर्थिक वातावरण प्रभाव डालता है, या कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रभाव डालता है, या कक्षा का अनुशासन। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार है और मुझे लगता है कि कुछ छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं और कुछ छात्र सोच रहे हैं कि हम कौन से विकल्प को अपनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से आप आंसर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। बस थोड़ा से ध्यान देते चलिए आपको। या देखिए कुछ छात्र सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा से ये सब कर दिया करें। ये सब कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोग समझदार का मतलब जान गए हैं, समझ गए हैं कि क्या करना होता है यूट्यूब पर क्लास लेने से। तो आपको सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, केवल और केवल इतना ही मांगा जाता है एक टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा। तो इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा के अंदर अगर देखा जाए तो बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो वो होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण का पड़ता है। किसका पड़ता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण का पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा और जल्दी से दीजिएगा। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा, जल्दी से देते चलिए। चलिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है, अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति, मतलब सबसे ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी अवस्था में,
पहला ऑप्शन कहता है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन कहता है किशोरावस्था में, और तीसरा ऑप्शन कहता है युवावस्था में, और चौथा ऑप्शन कहता है बाल्यावस्था में। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है। पानी ख़त्म हो गया, चलिए कोई नहीं, पहले से रखा नहीं गया था। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर हमें बता दीजिए। कुछ छात्रों ने इसका आंसर बी लगा दिया है, कुछ छात्रों ने इसका आंसर बी लगा दिया है। बिल्कुल आपका सही है, बी आपने लगाया है तो बिल्कुल आप राइट हैं। जैसा कि बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रता उत्पन्न स्थिति होती है, तो वो होती है किशोरावस्था में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बहुत जल्द उनका नेम लेने वाला हूं, लेकिन जल्दी से पहले से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ताकि आप इसका विकल्प भी यानी कि आंसर भी देते रहिए और तब तक मैं आपका नेम भी ले लूँगा ताकि आपका समय बिल्कुल वेस्ट ना जाए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, कोई नहीं, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा से आप लोग, एक मिनट क्या हो रहा है, कहाँ चला गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा से डिस्टर्ब हो गया था, चलिए कोई नहीं। तो बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, आपको ये बताना है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूँगा कि उनका नेम ले लूँ। जैसे कि बात करते हैं पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना तोमर जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा साक्या जी के बारे में बात करते हैं, और अर्चना टूजी जी के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं, डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं। डिम्पल जी जो हैं हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं और ये लगातार डेली जुड़ते हैं। वैसे ऑफलाइन के हमारे सारे छात्र जुड़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अगर देखा जाए तो केवल और केवल डिम्पल जी और ललिता जी भी हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, तो ये भी ऑनलाइन से पढ़ते हैं। और कुछ छात्र हमारे साथ नए भी जुड़ते हैं, तो उनका मैं तभी नाम लेता हूं जब वे लगातार 2 से 3 दिन हमारे साथ चलते हैं, पढ़ते हैं, तभी मैं उनका नेम लेता हूं। क्योंकि क्या होता है, एक दिन में कुछ होता है नहीं, ठीक है, एक दिन में मेरे हिसाब से नाम लेना सही नहीं होता है, ठीक है। जब तक वो व्यक्ति लगातार हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ तब तक हमें कैसे विश्वास होगा कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो नाम उसी का लिया जाता है जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, उसी का नाम लिया जाता है, अन्यथा किसी का नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। कुछ छात्रों ने इसका आंसर लगा दिया है डी, कुछ छात्रों ने इसका आंसर लगा दिया है डी, तो मैं भी लगा देता हूँ डी। बिल्कुल आप लोगों का सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व ये है कि वो समाजीकरण वातावरण का निर्माण करे, मतलब ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे बच्चे का समाजीकरण हो और सामूहिक कार्यों को एक साथ करने को भी प्रोत्साहन प्रदान करे। और सांस्कृतिक कार्यों अगर देखा जाए तो कुछ कल्चर्स प्रोग्राम या कार्यक्रम भी करवाते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों में एक तरीके से आपस में मेल जोल बढ़े और जिससे क्या हो कि उनका समाजीकरण हो, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं। तो एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो जल्दी से बताइए यस सर, हमें सारा कुछ अच्छे से कंफर्म है, ठीक है। जो लोग बाद में क्लास देखते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, वे भी देखा करें। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइव में ही आएँ, जब क्लास चलती है तो उसी समय यदि आप आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। मतलब फिर उसमें क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ओपन होते हैं, लाइव वाला चैट ओपन होता है और आप क्या कर पाएंगे कि ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे, मतलब कि मुझे कौन से विकल्प लगाना है तो आप अपना ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्लास में ही ज्वाइन हों। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है,
यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है संवेगों का आधिक्य होना, संचय की प्रवृत्ति का होना, और कल्पना की बहुलता का होना, और मानसिक विकास का होना। मुझे लगता है कि इसका जवाब आप देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें आपको क्या बताना है, क्या नहीं है, क्या बताना है, इसमें कौन सा नहीं है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, कौन सा नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्रों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया और बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। कुछ छात्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार भी आंसर कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर समय लेने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रश्न था, बहुत ही साधारण प्रश्न था। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है, बाकी ये सारे प्रवृत्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं संवेगों का आधिक्य होना, कल्पना की बहुलता का होना और मानसिक विकास का होना, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा से प्रश्न कठिन होगा, पेचीदा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने कॉमन सेंस के आधार पर या जो आपने पहले पढ़ा हुआ है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। किस मनोवैज्ञानिक मतलब कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है, इसमें जो लिखा हुआ है चारों विकल्प में कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है बिल्कुल शून्य होते हैं, सभी लोग समान होते हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि क्रो एंड क्रो साहब ने इस बात को कहा है, दूसरा ऑप्शन कहता है वाटसन महोदय ने कहा है, और तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्लर्क और विर्च महोदय ने कहा है, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो मैक्सवेल महोदय ने कहा है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका जवाब आप लोग साझा करिए। कुछ छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं, ठीक है। कुछ छात्र तुक्का भी लगाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, और कुछ छात्र अपने अनुमान के आधार पर इसको सही भी कर लेंगे। कुछ छात्र ये सोचेंगे कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कहीं वही तो नहीं कहा है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अगर आप ये सोच कर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक मनोवैज्ञानिक वो है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा भी इसमें व्यक्ति है जो कभी चर्चा में नहीं रहता, हो सकता उसने ना कहा हो, तो फिर समझ जाइए। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतज़ार है। यदि आप मेरी बातों को समझ गए हैं तो जवाब गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों वाटसन महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाटसन महोदय हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सभी का जब जन्म हुआ था तो हम सभी शून्य थे, और कर्मों के आधार पर हमने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, सीटेट पास कर रहे हैं और यूपी टेट पास कर रहे हैं, और आगे चलकर हम सुपर टेट पास करके टीचर भी बन जाएंगे, ठीक। तो ये बातें हैं कि हर व्यक्ति जो होता है जन्म के समय बिल्कुल समान होता है, लेकिन कर्म से वो आगे बढ़ता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किस प्रकार की उम्मीदें हमसे जता रहा है। देखिए कह रहा है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय हैं, और उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है, जल्दी से दे दीजिए कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है। देखिए गलत मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। ऐसे आपके प्रश्न आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, और सीटेट में तब पूछ लिए जाते हैं जब 30 क्वेश्चन में क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन आसान रखना होता है, तब ऐसे प्रश्न डाल दिया जाता है, ठीक है। तो 4-5 प्रश्न इसलिए डाल दिया जाता है सरल, ताकि लगे लोगों को कि सारे सरल। जो नए छात्र होते हैं जो पहली बार देते हैं वे सोचते हैं कि इस बार जो प्रश्न आया था बड़ा ही सरल आया था, ठीक है। वो 4 प्रश्न आपने सरल देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रश्न सरल आए थे, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिविज़न तो करते चलिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा।
तो जैसे कि कुछ छात्रों ने इसका जवाब दे भी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ ये हो जाता है कि उत्तेजना या भाव में उथल पुथल का होना। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल का होना ही एक तरीके से संवेग है। ठीक है, एक तरीके से आप सोच रहे होंगे कि सर क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम भी तो आ जाता है। देखिए, आपका कहना सही है, सत्य है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की बातें कह रहा है। देखिए, अगले प्रश्न के बारे में यदि बात करते हैं तो कहा जा रहा है अगले प्रश्न में कि बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है। आधारभूत साधन है प्राकृतिक या प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविज़न और खेलकूद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। अब इसका एक प्रश्न गलत तो मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ सामने है और कॉमन सेंस के आधार पर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं कुछ छात्रों का नेम ले लेता हूँ। कुछ छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जैसे कि बात करते हैं कि पूजा साक्या जी के बारे में बात करते हैं, और अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, पूजा सिंह जी के बारे में बात करते हैं, डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं, ललिता जी के बारे में बात करते हैं, रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं। ऐसे तमाम छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और निकिता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भी क्लास नहीं ले रही हैं, इसलिए उनका नेम बीच में छोड़ दिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो वे सोचे कि सर मेरा नाम भूल जाते हैं। मैं किसी का नाम भूलता नहीं हूँ, लेकिन तब भूलता हूँ जब मैं देखता हूँ कि आप क्लास नहीं ले पाते हैं 1-2 दिन, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर समान चीज़ें देखना पड़ता है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वो प्रकृति अवलोकन है, और कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया भी है और वे लोग बिल्कुल राइट हैं। इसी के साथ बात कर लेना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि 9वें प्रश्न के बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। तो 9वां प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से साझा करिएगा। चलिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे, हिंट आपने समझ लिया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और कुछ छात्रों ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो राइट है। जल्दी से इसका आंसर देते चलिए, जल्दी से इसका आंसर देते चलिए। और सभी छात्रों ने इसका आंसर सही दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वे लोग समझ गए हैं कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में ही शिक्षा जो होती है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है या होता है, क्योंकि स्वयं के समझने में भी देखा जाए, बालकों को भी समझने में, और शिक्षण विधियों में कौन से हमें शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, यानी 10वां प्रश्न, कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है। ये प्रश्न जो होगा कुछ छात्रों का गलत हो सकता है, सभी छात्रों का लगभग गलत ही होगा, एक आध छात्र सही कर पाएंगे, लेकिन अगर चाहें तो आप इसका जवाब सभी लोग सही कर सकते हैं, बस थोड़ा से माइंड लगाकर। तो ऑप्शन है वाटसन महोदय, पायलव साहब या पालव साहब, थार्डाइक महोदय और स्किनर महोदय। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए, आप सभी लोगों का जवाब का इंतज़ार हमें है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं, ज़्यादातर बी सही होता है तो बी लगा देना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें डी लगा देना चाहिए, क्योंकि सी होता है ज़्यादातर सही, तो इसलिए सी लगा देना चाहिए, ठीक है। देखिए तुक्का से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा से आप अनुमान के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने पहला भी देने का प्रयास किया था, जो कि वे लोग सही हैं। चलिए हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, ठीक
ठीक है, अगला प्रश्न ये है 44, नाम है 44, सॉरी नंबर है 44 का। देखिए मैं थोड़ा से जो प्रश्न है वो छाट कर लेकर आया हूँ, इसलिए ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है ना कि नंबर से मतलब है। चलिए बात करते हैं जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का विकास मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कुछ छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए होंगे, कुछ छात्र इसका आंसर प्रारंभ कर दिए होंगे। जल्दी से इसका आंसर देते चलिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से देते चलिए। जिस आयु में बालकों की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब की बार का जो प्रश्न है थोड़ा से कठिन हो सकता है, लेकिन जवाब तो देना ही चाहिए। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों के सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतज़ार है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आज की क्लास को हमें यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, बस आज और कल की और बात है, फिर उसके बाद तो पूरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी, ठीक है, तो आज और कल और मैनेज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, तो 1000 शब्द, 6000 शब्द, 11000 शब्द और 16000 शब्द। जल्दी से इसका जवाब आप लोग से साझा करिए। कुछ छात्रों ने इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिया है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।